गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर साक्षरता मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ HSC हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर 14 देखा था, जिसके अंदर हमने अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया था। उसका बेटा मुबारक शाह भी मर गया। उसके बाद उसका सेनापति जो खुसरो था वो भी मर जाता है और गाजी राजा बनता है। गाजी तुगलक वंश की स्थापना करेगा और तुगलक वंश की स्थापना होगी तो कब होगी? 1320 के अंदर। तो तुगलक वंश देखते हैं आज। तुगलक वंश 1320 से स्टार्ट होता है। 1320 में तुगलक वंश स्टार्ट होता है और कौन स्टार्ट करता है? गाजी मलिक इसको स्टार्ट करता है। इसका अगर नाम, दूसरा नाम की बात करें, मतलब ये नाम अगर दूसरा नाम इसका जो चेंज करके नाम जब राजा बनता है तो इसका नाम होता है ग्यासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेके 1414 तक तुगलक वंश रहेगा। गाजी मलिक राजा बनता है। इसका दूसरा नाम अगर बात करें ग्यासुद्दीन तुगलक। ये दो इसके नाम है। ये राजा बनता है 1320 में और 1325 तक ये राजा रहेगा। 1320 से 1325 तक राजा रहेगा। अभी ये राजा बन जाता है, क्या क्या कार्य करवाता है तो वो देखते हैं। तुगलक ये काफ़ी डेवलप करता है, वैसे तो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और तुगलक का बाद शहर बसाता है सबसे पहले। तो सबसे पहला इसका काम एक शहर बसाता है। उस शहर का नाम है तुगलकाबाद। और कहाँ बसाता है ये? दिल्ली के अंदर। इसके अलावा इसने एक दुर्ग बनाया। दुर्ग मतलब किला। जो किला होता है उसको हम दुर्ग बोलते हैं। 56 कोट दुर्ग बोलते हैं इसको। और तुगलकाबाद में ही ये बनाता है। इसके अलावा इसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, लगभग 28-29 बार। तो एक दुर्ग बनाता है ये। मंगोल आक्रमण होते हैं इसके टाइम में, लगभग 28-29 बार मंगोल आक्रमण होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होते हैं। इसके अलावा इसने नहरों को बनवाना स्टार्ट किया, नहरें बनवाता है। अगर हरियाणा की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक इसी का वंशज है, वो नहरें बनवाता है हरियाणा के अंदर। लेकिन नहरों की शुरुआत जो है वो ग्यासुद्दीन तुगलक मतलब गाजी मलिक ही स्टार्ट करवाता है। तो काफ़ी सारी नहरें भारत के अंदर बनवाता है ये। इसके अलावा ग्यासुद्दीन तुगलक का एक बेटा है जुन्ना खां। तो इसका एक बेटा भी है। जुन्ना खां। तो इसका बेटा है। इसका एक बेटे का दोस्त भी है, निजामुद्दीन औलिया है उसका नाम। इसका दोस्त है। निजामुद्दीन औलिया। एक तरह से फकीर टाइप का व्यक्ति है ये निजामुद्दीन औलिया, लेकिन इसके बेटे का काफ़ी अच्छा गहरा मित्र है। दोनों काफ़ी साथ में वक्त बिताते हैं, काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो एक बार ग्यासुद्दीन जो है वो 1325 के अंदर बंगाल में गया हुआ था। तो 1325 तक वैसे ही राज करता है और 1325 में कहा जाता है बंगाल में। बंगाल के अंदर गया हुआ था और जब ये बंगाल में था तो निजामुद्दीन औलिया जो है ग्यासुद्दीन तुगलक के पास एक मैसेज भेजता है कि दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन कहता है दिल्ली अभी दूर है, मतलब ये है बंगाल में
और दिल्ली वैसे भी इससे बहुत दूर है, और ये बात ये इस तक मैसेज पहुंचाता है कि दिल्ली अभी दूर है। तो एक तरह से ये कहना ये जाता है कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है कि तुम दिल्ली पहुंचो न पहुंचो, तो इस तरह का कुछ इसका मतलब होता है। तो गयासुद्दीन बंगाल से जब गयासुद्दीन क्या है वापस आ रहा होता है, तो रास्ते में जूना खां के नाम, जूना खां और जो निज़ामुद्दीन औलिया है वो एक लकड़ी का महल बनवाते हैं, दिल्ली के पास ही है वो महल, और उसमें दबकर गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों मिलके एक तरह से इसकी हत्या कर देते हैं लकड़ी का महल के अंदर, लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और अब आगे राजा कौन बनेगा? जूना खां जो है वो राजा बनता है। तो अगला राजा बात करें तो जूना खां। डेवलपमेंट की बात करूं तो तुगलक वंश के अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी होते हैं, लेकिन जूना खां जो है अब सेकंड नंबर पे जो तुगलक वंश का राजा बनता है, इसको मूर्ख शासक बोलते हैं, मूर्ख राजा बोलते हैं। जूना खां का दूसरा नाम अगर मैं कहूं तो मूर्ख राजा है, ये मूर्ख शासक कह सकते हैं या फिर मूर्ख राजा बोलते हैं। इसके अलावा इसको रक्त पिशाचू भी बोल देते हैं। रक्त पिशाचू मतलब जैसे हरियाणवी भाषा में कहते हैं तूने तो मेरा खून पी लिया, तो उसी तरह ये व्यक्ति है, लोग इसके बारे में ये कहते हैं लोगों का ये एक तरह से खून पी लेता है, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान रखता है। ये अपनी सेना के अंदर सैनिकों को भी परेशान रखता है, और अपनी जो पब्लिक है, जनता है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रखता है। कार्य भी काफ़ी सारे इस तरह के करता है कुछ इसके ऊपर, लेकिन ये पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन समझदार चतुर नहीं है। जिस तरह से अलाउद्दीन अनपढ़ था लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार था, बहुत ज़्यादा चतुर था, इसके साथ उल्टा होता है। जूना खां पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन चतुर नहीं है, और इसके को जो कुछ फैसले हैं वो इसी के ऊपर उल्टे पड़ जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो इसने राजधानी जो थी दिल्ली, राजधानी जो दिल्ली के अंदर थी उसको बदल दिया, दिल्ली को बदलकर सबसे पहले दिल्ली को बदलकर ये राजधानी अपनी दौलताबाद बना लेता है। दौलताबाद है कहाँ? महाराष्ट्र में। दौलताबाद है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कर तो लेता है, लेकिन महाराष्ट्र में जब शिफ्ट हो जाती है सारी राजधानी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक राजधानी जो दिल्ली के अंदर उठा के दूसरी जगह लेके जाना अपना सारा, तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। वहाँ रहने का, हर चीज़ का, हर प्रकार का प्रबंध करता है ये। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचता है तो इसके मन में आती है कि ये तो गलत हो गया, अब दिल्ली सेफ नहीं है। इसको दिल्ली का एड्रेस ताने लग जाता है और दोबारा दौलताबाद से उठाता है अपनी राजधानी और दिल्ली वापस ले आता है। तो राजधानी बदल लेता है ये, पहले दिल्ली से दौलताबाद करता है, और दौलताबाद पहुंचता है इसको डर होता है कहीं दिल्ली को कोई हमला न कर दे, कोई लूट न ले, ये वापस दिल्ली आ जाता है, अपनी राजधानी फिर से चेंज कर लेता है। तो सबसे पहले यहीं आ जाता है, इसका पता चल जाता है, पहला डिसीजन इसका गलत होता है। उसके बाद इसका जो दूसरा डिसीजन होता है, ये जो सोने चांदी के सिक्के चलते थे उस टाइम में, प्रचलन में थे, उन सिक्कों को बंद कर देता है ये। तो दूसरा कार्य क्या करता है ये, सोने और चांदी के सिक्के बंद करवा देता है। जनता के पास जितने भी सोने चांदी के सिक्के थे ये वापस महल में मंगवा देता है कि ये सोने चांदी के सिक्के मेरे को दे दो और इनके बदले में तांबे के सिक्के ले जाओ। उनको तांबे के सिक्के दे देता है ये, पित्तल और तांबे के सिक्के दे देता है। अब पित्तल और तांबे के सिक्के पब्लिक को दे दिए, पब्लिक नकली सिक्के बनाना स्टार्ट कर देती है, जनता नकली सिक्के बनाना स्टार्ट कर देती है, काफ़ी सारे नकली सिक्के हो जाते हैं
और महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है राज्य के अंदर, काफ़ी महंगा हो जाता है, तांबा का और पित्तल का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये दोबारा से तांबे और पित्तल के जो सिक्के हैं उनको बंद करवा देता है और दोबारा से सोने और चांदी के सिक्के स्टार्ट करवा देता है। तो दूसरा इसका ये डिसीजन गलत होता है, मतलब पहले सोने चांदी के सिक्के अपने पास रख लिए और बदले में तांबे के सिक्के, इसका काफ़ी खर्चा लगता है इसमें। लेकिन जब तांबे के सिक्के काफ़ी ज़्यादा जब मिलने बंद हो जाते हैं, धातु काफ़ी महंगी हो जाती है, वो महंगाई बढ़ जाती है, तो ये फिर से क्या कहता है कि ये तांबे के सारे सिक्के मेरे को ला दो और मैं बदले में तुम्हें सोने चांदी के, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होता है। उसके बाद अगर तीसरी बात करें और क्या क्या करता है ये, तीसरा डिसीजन होता है ये कराचील के अंदर अपनी सेना भेजता है, लूट के लिए भेजता है, पर सेना जंगल में खो जाती है। भेजता कहाँ है? कराचील में। कराचील हिमालय में है, हिमालय के अंदर, हिमालय के जंगलों में अपनी सेना भेजता है, लूट के लिए भेजता है, लेकिन सेना क्या है वहाँ पे खो जाती है, कुछ सैनिक आ जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, तो इसका काफ़ी नुकसान हो जाता है सेना के अंदर भी। उसके बाद खुरासान नामक जगह है एक मध्य एशिया के अंदर, चौथा इसका डिसीजन होता है खुरासान, मध्य एशिया। जो गजनी देश है, गजनी है अफगानिस्तान के अंदर था, उसके पास में एक खुरासान नामक जगह है, एक देश कह सकते हैं। तो वहाँ पे ये सेना भेजता है लूट के लिए, सोना चांदी लूटने के लिए सेना भेजता है। और करता क्या है, ये अपनी सेना को एक साल की एडवांस सैलरी दे देता है, एक साल की एडवांस सैलरी दे देता है। खुरासान में वहाँ उनको कुछ नहीं मिलता, कोई सोना नहीं मिलता, कोई चांदी नहीं मिलती, सेना वापस ही नहीं आती, वहीं की वहीं रह जाती है। तो इस तरह से इस डिसीजन के अंदर भी इसका काफ़ी लॉस होता है। इसके बाद ये एक टैक्स लगाता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे ये टैक्स काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है। लेकिन अगले 6 साल तक इस एरिया में बारिश नहीं होती, 6 साल तक बारिश ही नहीं होती, तो लोग टैक्स देंगे कहाँ से? तो इसके अंदर भी इसको काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो ये 5 डिसीजन इसके जो पूरी तरह से इसी के ऊपर उल्टे पड़ते हैं। इसके अलावा इसके समय में 1333 के अंदर एक व्यक्ति आता है, अफ्रीका महाद्वीप का व्यक्ति है ये रहेला नाम की किताब लिखता है। तो 1333 में एक अफ्रीका से व्यक्ति आता है, रहेला नाम की किताब लिखता है। इस व्यक्ति का नाम है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता आता है 1333 में और एक ये बुक लिखता है। हालांकि इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इसकी लाइफ के अंदर या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके समकक्ष अगर बात करें तो इस तरह की एक घटना भी होती है जो ये व्यक्ति आता है। इसके अलावा इसके समय में एक भारत का पहला स्वतंत्र साम्राज्य बना, इसी के समय में भारत का स्वतंत्र साम्राज्य बना। अब साम्राज्य क्या होता है? एक तो राज्य होता है, एक साम्राज्य होता है। राज्य तो एक राज्य होता है, जैसे ये राज्य है, एक राज्य और है, एक राज्य और है, एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ है, तो काफ़ी सारे राज्य हो सकते हैं। भारत के अंदर जैसे काफ़ी सारे राज्य हैं, तो राज्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन साम्राज्य जो होता है वो पूरे देश में कह सकते हैं कि एक ही होता है, मतलब बहुत सारा एरिया उसके अंडर में आ जाता है। और ये बनता कहाँ पे है? ये दक्षिण भारत के अंदर बनता है। दक्षिण भारत के अंदर 2 भाई है, एक अरियर और एक बुक्का। तो 2 भाई है, अरियर और बुक्का। ये स्वतंत्र साम्राज्य की घोषणा करते हैं और इसको विजयनगर साम्राज्य बोलते हैं।
ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम इस राजा के अंडर काम नहीं करेंगे और अपना अलग साम्राज्य बना लेते हैं। प्लस साम्राज्य के अंदर इसके अंदर और बहुत सारे राज्य आएंगे, एक साम्राज्य में बहुत सारे राज्य आते हैं तो इसको हम साम्राज्य बोल देते हैं। तो दो व्यक्ति है अरियर और बुक्का, ये बनाते हैं। ये 1336 से लेके 1365 तक ये साम्राज्य रहता है, 1336 से 1365। तो काफी सारे 1665 आएगा, 1665, 1336 से 1665 तक ये अलग साम्राज्य रहेगा जिसको विजयनगर के नाम से जानेंगे हम। और दिल्ली सल्तनत से अलग होकर बनता है ये दक्षिण भारत में। इस साम्राज्य के अंदर अब 4 वंश भी आते हैं। इस साम्राज्य के अंदर टोटल 4 वंश बनते हैं। जैसे तुगलक वंश है, इसके अंदर काफी सारे वंश आते हैं, 3, 4, 5 जितने भी आएंगे। लोधी वंश आएगा, या फिर जितने भी वंश, खिलजी वंश था, तो जितने भी थे ये, उनके अंदर अलग अलग वंश आते हैं। जैसे किसी में 10 है, किसी में 12, किसी में 5, किसी में 7। इस तरह से इसके अंदर भी 4 वंश आते हैं। जो पहला वंश है वो है संगम वंश। पहला आता है संगम वंश, उसके बाद आता है सलू वंश। तो पहला है संगम वंश, दूसरा है सलू वंश, दूसरा है तलू वंश। तुलु वंश, तीसरा तुलु वंश होता है, और चौथा आता है अराविडु वंश। तो ये 4 वंश भी होते हैं। और इस वंश के अंदर जो थर्ड वंश की अगर बात करें तो इसमें एक राजा होते हैं कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय नाम के एक राजा होते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब लिखी है अमुक्ता माल्यद। तो इन्होंने एक किताब लिखी है। यहाँ से एक क्वेश्चन HSC के अंदर आया हुआ है, इस बुक के बारे में आया हुआ है। 2019 के अंदर एक पेपर हुआ था, उसके अंदर, इसलिए मैंने ये 4 वंशों के बारे में थोड़ा सा बता दिया। हालांकि इन वंशों के अंदर ज़्यादा कुछ इतना होता नहीं, तो बस इतना ही रहेगा इसके अंदर कि ये 4 वंश है। एक राजा है कृष्ण देव राय, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम ये है। तो ये पेपर के अंदर आया हुआ है, इसलिए मैंने इस बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। उसके बाद बात करें तो 1351 के अंदर मोहम्मद बिन जो तुगलक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसमें? 1351 में मृत्यु हो जाती है, बीमारी के कारण इसकी मृत्यु होती है। एक थट्टा नाम की जगह है पाकिस्तान में, आज का जो पाकिस्तान है वहां पर बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। एक इसने विभाग स्टार्ट किया था कृषि के अंदर, दीवान को ही। तो इस विभाग का नाम भी याद रखना है, यह कृषि से रिलेटेड विभाग था। तो इसने एक ये विभाग भी स्टार्ट किया था। तो ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का सारी डिटेल रहेगी। उसके बाद तीसरा जो शासक बनता है वो फिरोज शाह बनता है। अगला शासक बनेगा फिरोज शाह तुगलक। तो पहला था गयासुद्दीन तुगलक था, उसके बाद था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद तीसरा शासक है फिरोज शाह तुगलक। ये 1351 से लेकर 1388 तक राजा रहता है। 1351 से 1388 तक राजा रहता है। इसने काफ़ी डेवलपमेंट कराया था। इसको उस समय का अकबर बोला जाता है, इसको अकबर भी बोला जाता है। अकबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि अकबर ने मुगलों के अंदर अकबर ने काफ़ी ज़्यादा काम करवाए थे अपने जीवन काल के अंदर, जितना भी था उसके। उसी तरह फिरोज शाह तुगलक ने भी काफ़ी कार्य किए हैं, तो उस समय का इसको अकबर बोला गया है। इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है।
एक तो थट्टा पाकिस्तान के अंदर वहीं ले लेता है, जैसे इसकी मृत्यु होती है और ये राज्याभिषेक अपना करवा लेता है, उसके बाद दूसरा इसका दिल्ली के अंदर आके राज्याभिषेक होता है। तो 2 बार इसका होता है। काफ़ी सारे राजा ऐसे रहे हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, उनमें से एक ये फिरोज शाह तुगलक भी है जिसका 2 बार होता है राज्याभिषेक। ये जो है फिरोज शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। ये इसका चचेरा भाई है। इसके अलावा अगर बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी कार्य करता है, ये अनेक प्रकार के कार्य करता है। और उन कार्यों की अगर बात करें तो 2 प्रकार के मेन कार्य रहते हैं इसके अंदर, एक तो आर्थिक आधार पर और एक प्रशासनिक आधार पर। आर्थिक और प्रशासनिक 2 आधार पर ये कार्य करवाता है, जिसमें से सबसे पहले आय, कर और सिक्के होते हैं। आर्थिक आधार की बात करें तो आय, कर और सिक्के। आर्थिक आधार पर यह कार्य करवाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है ये। मतलब ये क्या कहता है कि पूरे वर्ष के दौरान मेरे को ऐसा चाहिए कि सारी की सारी जितनी भी हमारी आए हुए हैं, जितने भी हमारे खर्चे, उनको एक जगह पे, एक बुक के अंदर, एक कॉपी के अंदर लिखा जाए और वो सारी डिटेल मेरे को साल के एंड में दी जाए। तो ये राष्ट्रीय आय को स्टार्ट करने का काम करता है। अगर भारत की बात करूं, स्टार्ट तो इसने किया, लेकिन भारत के अकॉर्डिंग देखें तो दादा भाई जो नेहरूजी थे, उन्होंने भारत के अंदर राष्ट्रीय आय को स्टार्ट किया था। तो दोनों का फार्मूला थोड़ा बहुत अलग था, लेकिन आय का इसने भी स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद कर की बात करें तो उस समय में इसके टाइम में 24 कर लगते थे, उन करों को कम करके इसने 5 कर दिए। 24 की जगह 5 कर लगाने स्टार्ट कर दिए इसने, टोटल ही 5 कर दिए, मतलब करों की संख्या बहुत ज़्यादा कम कर दी। इसके अलावा इसके जो उस टाइम में सिक्के थे वो 2 प्रकार के इसने स्टार्ट किए, एक अदा था और एक भीख थी। ये काफ़ी बड़ा सिक्का था और ये छोटा सिक्का था, इस तरह से कह सकते हैं कि वैल्यू के अंदर ये भी काफ़ी बड़ा था और इसके अंदर ये छोटा सिक्का था। तो पित्तल और तांबे के दोनों को मिक्स करके ये सिक्के बनाए गए थे, तो इसने ये टोटल किए। अगर टैक्स की बात करूं तो टैक्सों के नाम अलग अलग है, एक ज़कात टैक्स है, एक खराज है। टैक्स की बात करें तो ज़कात टैक्स लगाया। ज़कात टैक्स जो था वो मुस्लिमों के ऊपर लगता था, सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर लगता था। उसके बाद खराज था, वो ज़मीन पर लगता था। ये ज़मीन के ऊपर टैक्स लगता था और ये मुस्लिमों के ऊपर लगता था। उसके बाद एक जजिया कर भी इसने लगाया। जजिया कर वैसे तो काफ़ी समय पहले भारत के ऊपर लग गया था, लेकिन इसने दोबारा से इसको स्टार्ट किया और उसने गैर मुस्लिम जो ब्राह्मण थे सिर्फ उन्हीं के ऊपर लगता था। ये जजिया कर स्टार्ट किया। पहले ये हिंदुओं के ऊपर लगता था, अब ये ब्राह्मणों के ऊपर लग रहा है। तो थोड़ा सा इसने यहाँ पे फर्क किया इसके अंदर। इसके अलावा खुम्स नाम का एक कर लगाया जो लूट के सामान पर लगता था। लूट के सामान पर, ये टैक्स लूट के सामान पर लगता था। उसके बाद हक ए सर्ब नाम का टैक्स लगाया, वो सिंचाई पर लगता था। तो इसने ये 5 टैक्स लगाए। आर्थिक आधार पर मैं इसमें बता चुका हूँ। इसने एक तो राष्ट्रीय आय का आंकलन करना स्टार्ट किया, 5 प्रकार के टैक्स लगाए, ज़कात, खराज, जजिया कर, खुम्स और हक़ सर्ब। इसके अलावा इसने 2 प्रकार के सिक्के, एक अदा और एक भीख, ये इसने स्टार्ट किए। उसके बाद प्रशासनिक कार्य है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये भी लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इसी तरह से आगे कोशिश की जाएगी कि जितने मैक्सिमम बड़े बड़े लेक्चर हो गए एक बार के लिए हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर दें, साथ ही साथ ताकि रिवीजन बैच भी एक अलग से चलाया जा सके।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।